Hello. Today we are going to discuss about economic surveys chapter, physical management and economic policy. ओके, तो इसका अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या मतलब डाटा बेस है. इट विल बी डाटा बेस चैप्टर, सो यू हैव टू रिवाइज इट 2 to 3 times and maybe data will save in your mind. Okay, now we have to see GDP. जीडीपी को अपन दो तरह से देखते हैं, एक तो करंट जीडीपी, एक नॉमिनल. ठीक है, जो प्राइसेस के ऊपर होती है. एक एक होता है बेस या कांस्टेंट. ठीक है, एक बेस होगा, एक करंट होगा. ठीक है, अगर बेस अपन ले रहे हैं तो बेस ईयर को कौन सा इसका मानते हैं अपन, 2011-12 2011-12 अपन बेस ईयर को कंसिडर कर. और एक अपन देखेंगे जीएसडीपी देखेंगे. ठीक है, जीएसडीपी क्या होती है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. मॉनेटरी वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो लास्ट होती है. ठीक है, फाइनल. तो जीएसडीपी के अंदर अपन क्या देखें, अपन डिफाइन कर सकते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसके लिए अपन टर्म्स यूज करते हैं ना. अच्छा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के अंदर की फाइनल जो मतलब प्रोड्यूस हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, उनका काउंटिंग है ये. ठीक है, विथ इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर. फिर उसका क्या मॉनेटरी वैल्यू होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, जीएसडीपी बोलते हैं. क्या बोलेंगे, जीएसडीपी. अच्छा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, चलो अभी अपन देखते हैं जीएसडीपी क्या रहेगा, मतलब इस वाले इकोनॉमिक सर्वे में 2025-26 के अंदर. व्हाट विल जीएसडीपी विल स्टेबलाइज. ओके, देन वी हैव टू सी कांस्टेंट प्राइस. कांस्टेंट प्राइस के ऊपर कितना रहेगा ये इकोनॉमिक सर्वे के डाटा में दिया हुआ है 9.82 लाख करोड़. ठीक है, 9.82 लाख करोड़ कांस्टेंट प्राइस पे जीएसडीपी 2025-26 का डाटा है. अच्छा, अभी इसको अपन परसेंटेज में देखें तो 8.66% 8.66% रहेगा. ठीक है, करंट प्राइस पे अपन देखें, करंट प्राइस पे तो करंट प्राइस पे ये रहेगा 18.75 लाख करोड़ रुपीज़. 18.75 लाख करोड़ रुपीज़. अच्छा, तो इसकी ग्रोथ रेट अपन देखें, ग्रोथ रेट दोनों की देखें अपन परसेंटेज के अंदर, तो इसकी तो कितनी है 8.66%, किसकी, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर. और करंट प्राइस की कितनी है 10.24%. 10.24%. ये कितनी रहेगी 8.66%, ये रहेगी 8.24%. चलो आगे देखते हैं, फिर से रिवाइज करवाएंगे इसको तो फिर हो जाएगा, मतलब दिमाग में बैठ जाएगा. फिर आगे अपन करते हैं, मतलब ये तो अपन है राजस्थान का है, किसका है, राजस्थान बजट का. ठीक है, राजस्थान. अगर अभी इसी को जीएसडीपी को मतलब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी तुलना अपन इंडिया से करें कि इंडिया का कितना रहा है, मतलब बजट 25-26 का बजट के अकॉर्डिंग इंडिया का कांस्टेंट प्राइस के ऊपर मतलब कितना परसेंट ग्रोथ रहा है, तो ये कितना रहा है 7.4%. ठीक है, और करंट लिस्ट के ऊपर कितना रहा है 8.0%. 8.0%. यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना कम, इंडिया का कितना कम है, यहाँ पे कितना 10.2%. तो लगभग 2% इंडिया का कम है, किससे, राजस्थान से. ठीक है, करंट ग्रोथ के ऊपर अपन देखें तो. और कांस्टेंट प्राइस पे ये 7.4%, 7.4%. और यहाँ पे कितना था 8.66%. तो ये दिमाग में याद रखना है कि भाई इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं ना जीएसडीपी का, तो ये राजस्थान का कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस के ऊपर जितनी ग्रोथ रेट है ना, वो दोनों ही ज़्यादा है, वो दोनों ही ज़्यादा है परसेंटेज के हिसाब से अपन देखें तो. ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से अपन देखें तो. वैसे मतलब रुपीज़ के अंदर देखें तो यहाँ पे तो कितना है 201, लगभग 200 करोड़, 200 लाख करोड़ रुपए. और यहाँ पे कितना है 9.82 लाख करोड़ रुपीज़. लेकिन वैसे परसेंटेज के अंदर कंपेयर देखें, कांस्टेंट प्राइस वैसे रुपीज़ के अंदर देखें, वैसे तो ऑब्वियसली स्टेट का कम ही रहेगा ऑल इंडिया से तो. लेकिन वैसे परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये जीएसडीपी का ये परसेंटेज ज़्यादा आ रही है. ठीक है. अच्छा, अब अपन देखते हैं एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो एनएसडीपी को अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, जीएसडीपी अपने पास है, जीएसडीपी अपने पास है, और उसके अंदर डेप्रेसिएशन कितना रहा. ठीक है, उसके अंदर डेप्रेसिएशन कितना रहा उसको अपन डिडक्ट कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो अपने के पास क्या आ जाता है, एनएसडीपी आ जाता है.
ठीक है। NSDP अपन वी विल गेट NSDP। तो NSDP के अंदर क्या होता है कि NSDP को भी अपन कांस्टेंट और करंट प्राइस पे देखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पे देखेंगे तो ये कितना परसेंट है, 8.90% है। ठीक है, 8.5 लाख करोड़ रुपए, 8.5 मतलब 8.5 लाख करोड़ रुपए, ध्यान रखो इसको। करंट के ऊपर कितना है, 16.85 लाख करोड़ रुपए, 16.85 लाख करोड़। अच्छा, इसकी ग्रोथ कितनी रही है, 10.48%, 10.48% रही है। ठीक है, अभी आता है फिर एक और टर्म आती है GSVA। ठीक है, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड। ये 2025-26 का देखें अपन तो GSVA क्यों क्या बोलेंगे, GSDP के अंदर से अपन जो भी गवर्नमेंट टैक्सेज लेती है, टैक्सेज लगाती है, टैक्सेज प्लस सब्सिडीज। ठीक है, टैक्सेज वो वेव ऑफ करती है, जो सब्सिडीज के रूप में मतलब वेव ऑफ करती है। ठीक है, तो उन दोनों को अपन नेगेटिव कर देंगे, मतलब डिडक्ट कर देंगे GSDP से, तो अपने को GSVA मिलेगा। ठीक है, स्टेट वैल्यू एडेड ये मिल जाएगा, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड अपने को मिलता है। इसको भी अपन कांस्टेंट और करंट प्राइस पे देखते हैं। ठीक है, तो GSVA कांस्टेंट प्राइस पे देखेंगे तो 7.03% होगा, और करंट प्राइस पे अपन देखेंगे तो ये 7.03% होगा, 7.03% होगा। और यहाँ पे कितना है, 7.03%। यहाँ पे कितना है, 9.03%, 9.03% करंट पे। ठीक है, और GSVA कांस्टेंट पे कितना, 7.03%। अच्छा, ये इससे कंपेयर करें अपन, किससे, NSDP करंट पे कितना था, 8.90%, और ये कितना है, 7.03%। और NSDP अपन देखें करंट पे तो 10.48%, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 9.03%। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो NSDP है ना, NSDP वो ओवरऑल GSVA इससे ज़्यादा है, इससे इसकी वैल्यू की बात करें तो NSDP की वैल्यू ज़्यादा होगी ओवरऑल GSVA से। ठीक है, अच्छा अपन देखें कांस्टेंट और करंट पे देख रहे हैं GSVA को, तो बोथ इंक्रीज्ड कंपेयर टू लास्ट इकोनॉमिक सर्वे 24-25। अपन जो इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 था उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो मतलब जो कांस्टेंट प्राइस पे GSVA था और करंट प्राइस पे वो दोनों ही मतलब इंक्रीज हुआ है 2025 से 25 वाला बजट था उससे ले कंपेयर करते हैं। अच्छा, सेक्टर वाइज अपन शेयर देखते हैं, इसका सेक्टर वाइज शेयर देखते हैं GSVA का ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का। ओके, सेंटर वाइज वी हैव टू सी सेंटर वाइज शेयर्स, देन वी हैव टू सी लाइक कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कांस्टेंट वैल्यू लाइक AIS। ओके, AIS। नाउ वी कैन सी ए मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसके अंदर कितना रहा, मतलब 25.33%। इस 2025 टू 26 का। ठीक है, कितना रहा, 25.33%, 25.33%। ओके, इसकी ग्रोथ कितनी हुई है, 0.22%। अच्छा, इंडस्ट्रियल को देखें अपन, इंडस्ट्रियल तो ये इसका कितना 28.21% है, और सर्विस सेक्टर का देखें तो 46.46। ठीक है, 46 याद रखो भाई, 46। तो मतलब सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन रहा है, किसका ज़्यादा सबसे बड़ा है, सर्विस सेक्टर का। ठीक है, सर्विस सेक्टर का 46.46%, 46 हाईएस्ट। और लिस्ट की कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर GSVA। तो इसके अंदर अपन कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे तो ये क्या बोलते हैं, ग्रोथ भी हाईएस्ट किस में होगी, अगर ये कंट्रीब्यूशन ज़्यादा सर्विस सेक्टर का तो ग्रोथ भी ऑब्वियसली सर्विस सेक्टर की होगी। अच्छा, करंट प्राइस पे अपन देखें, करंट प्राइस पे ये कितना है, 25.74%। एग्रीकल्चर वाला, इंडस्ट्री वाला 26, 47। ठीक है, सर्विस सेक्टर का। अच्छा, ये कितना 13.52%, 13.52%। ठीक है, 13.52% हो गए, हाईएस्ट है।
ये 3.47%, लिस्ट है ये, सबसे कम है, सबसे कम है। अच्छा, इसका अपन देखें क्या बोलते हैं, कंपेयर करें, कंपेयर करें तो किसका, कांस्टेंट और करंट का। तो या क्या बोलेंगे, बताओ, कि एग्रीकल्चर एंड सर्विस दोनों का ही किससे, मतलब इससे करंट का ज़्यादा है। ये देखो, यहाँ पे 13.52%, यहाँ पे 3.47%, और यहाँ पे देखो 0.22%। कॉन्स्टेंट प्राइस के ऊपर देख रहे हैं तो मतलब इसका बेस ईयर कौन सा लेंगे, 2011, ठीक है, 2011-12 लेंगे तो ये दोनों ही किससे मतलब करंट प्राइस पे ज़्यादा है। अब देखते हैं अपन, एक और टर्म आती है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम की बात करें तो कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर राजस्थान और इंडिया का कंपेयर देख रहे हैं अपन। राजस्थान का क्या है, राजस्थान का 1,03,189, ठीक है। तो इसका देखेंगे परसेंटेज में देखें तो 7.76% ग्रोथ है। इंडिया का देखेंगे तो इंडिया का भी 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नहीं, यहाँ पे भी 1 लाख से इसका भी थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है थोड़ा सा है, ठीक है। 21, यहाँ पे 21,968 जोड़ दो, यहाँ पे 3,189, ठीक है। तो इसका कितना ओवरऑल निकलेंगे, 6.3%, ठीक है। तो ऐसे याद रखना भाई कि मतलब एग्जैक्टली तो वहाँ पे नहीं देगा, ये एग्ज़ाम में कई बार दे भी देता है किस्मत ख़राब हो तो, लेकिन वैसे याद रखना कि भाई इन दोनों के बीच में 1%, ठीक है, 1%, लगभग 1%, ठीक है, 1%, अपन 1% का बोल सकते हैं कि डिफरेंस है, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पर इंडिया और राजस्थान का, ऐसे दिमाग में रखना तो ये थोड़ा सा बैठ जाएगा। और करंट प्राइस का अपन देखें राजस्थान और इंडिया का, राजस्थान का कितना है 9.32% और इंडिया का कितना है ये 6.9%, ठीक है। तो इसको लगभग लगभग 7% ही मानो ना आप, तो 7% होगा तो ये कितना, इस यहाँ पे 2% का डिफरेंस मान लो, ठीक है, 2% का, यहाँ पे 1% का डिफरेंस मान लो। अच्छा, कांस्टेंट पे तो कितना परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, लगभग 1% का, और करंट पे कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, लगभग 2% का, ओके। फिर अपन देखते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, अपन मतलब देख रहे हैं इसके अंदर कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर इसकी सब ब्रांच डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के देखते हैं अपन। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखना, इंडस्ट्री का जैसे वहाँ का कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करना, रोड ट्रांसपोर्ट वो सब डेवलप करना, बेसिक फैसिलिटीज जो भी है वो प्रोवाइड करवाना, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूवमेंट करना, एक इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना, ठीक है, और एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट करना, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। अगर आप ऑब्वियसली आप सोचो ना कि भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होंगी, ठीक है, लोगों के पास रोज़गार अच्छा होगा, इनकम सोर्स होगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेटर होगा ना मेरे भाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा तो मतलब एम्प्लॉयमेंट की भी रेशियो जो है वो भी बढ़ेगा। तो अब नए टर्म देखते हैं, GFCF, ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके अंदर क्या रहता है कि ये है 29.53%, ठीक है, इसको लगभग लगभग आप 30% बोलो, ठीक है, ऐसे डाटा याद रखने के लिए, लगभग 30% ऑफ टोटल GSDP का, टोटल GSDP का ये क्या बोलते हैं 30% है। और इसका अपन कंपेयर देखें लास्ट ईयर बजट से, और जो इस वाला बजट है मतलब जो 2023-24 वाला बजट से इसका कंपेयर करें तो ये बजट ग्रोथ कितनी है, मतलब ग्रोथ रेट हुई है 11.81%, 11.81%, ठीक है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है।
तो ये भी याद रख लेना, मतलब 11% इंक्रीज हुआ भाई, 11% इंक्रीज हुआ, बस ऐसे मोटा मोटा दिमाग में याद रखो कि भाई इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, एकदम एग्जैक्टली पॉइंटों में ऐसे तो कन्फ्यूज रहोगे, कोई और डाटा याद नहीं रहेगा। ठीक है, फिर GFCF का अपन देखते हैं। एक तो ये प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी रिलीज रिलीज होता है और एक पब्लिक सेक्टर पे भी रिलीज होता है। तो प्राइवेट सेक्टर का तो मतलब कितना कंट्रीब्यूशन है, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, लगभग 3/4 हो गया, और यहाँ पे क्या है, पब्लिक सेक्टर 1/4 है। तो ये ऐसे याद रखो भाई, 3/4 और 1/4। ठीक है, एक चौथाई है, ये 3/4 है भाग इसका, मतलब कंट्रीब्यूशन है, मतलब सबसे ज़्यादा किसका है, प्राइवेट सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर का है। अच्छा, अब आगे अपन देखते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन, इसके अंदर देखो, प्राइस प्राइस स्टेबलाइजेशन रहेगा तो इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि कुछ दो टर्म्स आती है प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए, दो टर्म्स इंडिकेटर्स अपन बोले तो, जैसे CPI हो गया और WPI होगा। अब CPI क्या होता है मतलब, ठीक है, और WPI क्या होता है। तो CPI को अपन क्या करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये क्या हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये कंज्यूमर वाला तो रिटेल लेवल के ऊपर काम करता है भाई साहब। ठीक है, और ये इसको कैसे देखते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ कंज्यूमर्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ कंज्यूमर्स, ये इंडिकेटर्स है, इनको ये बेसिस के ऊपर अपन देखते हैं, रिटेल, इसके रिटेल लेवल के ऊपर देखेंगे। CPI, CPI के अंदर मतलब अपन कुछ या तो इसको या बढ़ाना, तो परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। क्यों, समझ रहे हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI बढ़ा तो ये याद रखो परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। अगर इसमें फेरबदल हुआ ना कुछ भी, तो परचेजिंग पावर में भी फेरबदल होगा। अगर घटा तो परचेजिंग पावर भी लोगों की कम होगी। ये क्या है, WPI होलसेल लेवल पे, ठीक है, अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन की कॉस्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा अब इससे आगे देखें अपन WPI, तो वो देखें, दोनों को टर्म्स को अपन देखते हैं। WPI होलसेल प्राइस, इसका फ्लक्चुएशंस होता है, ज़रूर होता है। ठीक है, होलसेल प्राइस का, और ये किसके ऊपर, ओनली गुड्स के ऊपर रिले करता है। ठीक है, ओनली गुड्स के ऊपर अपन इसको डिसाइड करते हैं WPI को। अच्छा, WPI का अब डाटा देखते हैं अपन 24-25, ठीक है, 2024 से 25 का डाटा देखते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स, प्राइमरी आर्टिकल्स का अकॉर्डिंग देखते हैं तो 1.71%। ठीक है, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स देखते हैं तो इसका कितना रहा, 1.20%। ठीक है, ये ग्रोथ है, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट है। ठीक है, वैसे तो आप बोल सकते हो कि इनका फिर डाटा देखें तो डाटा तो क्या बोलेंगे, इसका कितना रहेगा, प्राइमरी आर्टिकल्स का 438 लगभग। ठीक है, और इसका 2025 में कितना रहा, 445। तो मतलब ग्रोथ हुआ ना भाई, इन दोनों के बीच में ग्रोथ हुआ ना। तो ये कितना रहा, 1.71%, 1.20% और 0.7%। अच्छा, सबसे कम किस में रहा, फ्यूल पावर लाइट के अंदर। ठीक है, फ्यूल पावर लाइट के अंदर, जैसे ये 2024 के अंदर ये कितना था, 570, इधर कितना होगा, 571। ठीक है, तो ये मोटा मोटा याद रखो, 0.07% रहा भाई ये। ठीक है, आधा भी नहीं रहा, आधा परसेंट भी नहीं रहा, कुछ नए के बराबर इसके अंदर ग्रोथ रेट हुई है, ना के बराबर होलसेल WPI के। जैसे अपन फ्यूल देख रहे हैं, पावर देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, इसके अंदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ज़रूर 1.20% रहा है ग्रोथ रेट। बाकी सबसे कम इसका फ्यूल का रहा है, प्राइस, लाइट, ये सब, समझ रहे हो। तो ओवरऑल अपन देखिए, ओवरऑल इन तीनों का, तीनों का एग्रीगेट निकालें तो अपन 1.13% होगा भाई साहब, ग्रोथ रेट 1.13%। अच्छा, ऑल इंडिया WPI देखें, ऑल इंडिया का WPI देखें तो ये कितना ग्रोथ हुआ भाई ऑल इंडिया का, ये तो राजस्थान का 1.13% है, ऑल इंडिया का देखिए तो 0.65%, 0.65%। ऐसे याद रखना भाई कि राजस्थान 1% है तो इंडिया का आधा परसेंट हो गया भाई। ठीक है, इंडिया का आधा परसेंट, आधा के आधे, लगभग आधा परसेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं अपन फूड इन्फ्लेशन। फूड में इन्फ्लेशन कितना हुआ, 1 पॉइंट, फूड इन्फ्लेशन भी होता है ना,
वो घटाए या बढ़ाए? तो फूड इन्फ्लेशन भाई साहब ज़रूर बढ़ाए, 1.29% के समथिंग, 1.3% बढ़ गया भाई, इंक्रीज हुआ है। इसको अपन देखें 2024 में ये इतना था 421.67, और ये क्या है यहाँ पे 427.13, 25 के अंदर बढ़ रहा है, क्या कर सकते हैं। फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, पोवर्टी भी बढ़ रही है, गरीबी भी बढ़ रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, महंगाई भत्ते सब कुछ बढ़ रहे हैं भाई, लेकिन गवर्नमेंट दे नहीं रही है महंगाई भत्ता सही से लोगों को, सब्सिडीज़। चलो छोड़ो यार। सीपीआई देखो, सीपीआई के अंदर क्या है, सीपीआई को गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों को कंबाइन करते हैं तो सीपीआई अपने को कैलकुलेट होती है, ठीक है, सीपीआई कैलकुलेट होती है। तो अब मैं सीपीआई आईडब्ल्यू देखूँ, सीपीआई एल देखूँ, सीपीआई आरएल देखूँ, सीपीआई आर यू एंड सी, ठीक है। तो सीपीआई इंडाइसेस आर प्रिपेयर्ड एवरी मंथ। ये याद रखना कि सीपीआई है ना, इन चारों का हर मंथ प्रिपेयर्ड होता है, मतलब हर मंथ कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर जैसे हर मंथ सैलरी आती है ना, तो इनका हर महीने, मतलब ये क्या बोलते हैं, प्रिपेयर किया जाता है, हर महीने इनका डाटा चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, डाटा चार्ट, ठीक है। अब सीपीआई आईडब्ल्यू क्या है, मतलब इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो है सीपीआई, एक सीपीआई एग्रीकल्चर को होगा एएल, सीपीआई आरएल रूरल लेबर जो है होती है ना, रूरल एरिया में लेबर होती है उसका सीपीआई, और फिर ये सीपीआई रूरल अर्बन एंड कंबाइंड सेक्टर का हो गया। तो अपन सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स का देखें तो ये मतलब इसका क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया में इसके 88 सेंटर्स है, मतलब सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स के। तो अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 3 है मेजर, मतलब जयपुर है, भीलवाड़ा है, अलवर है, ठीक है, जयपुर है, भीलवाड़ा है और अलवर, ठीक है। तो अलवर, जयपुर के अंदर क्या देखें, जयपुर के अंदर इसका ग्रोथ कितना परसेंट रहा है, 1.88%, ठीक है। अलवर का कितना रहा है, 2.02%। भीलवाड़ा का कितना रहा है, 2.62%। ओके, एग्रीगेट देखें इसका तो 3.5%, ठीक है, एग्रीगेट देखें तो 3.5%, 2.75%, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं इसके अंदर, जयपुर का तो बहुत कम रहा है देखो। और सीपीआई एग्रीकल्चर सेक्टर का देखें 2024-25 का, राजस्थान का देखें, राजस्थान का फूड ग्रुप्स है उनका, ये देखो इतना है 1398 रहा, और जीआई कितना रहा, जनरल इंडेक्स देखें, जनरल इंडेक्स देखें तो 1384, ठीक है। इंडिया का देखें तो 1245 और ये 1308, ठीक है। तो मतलब ये देखो इसके अंदर फूड का क्या रहा है, इंडिया से कंपेयर करें तो फूड का तो इंक्रीज हुआ ना फूड का। और जीआई का देखो, जीआई भी इंक्रीज हुआ है, जीआई भी इंक्रीज है, मतलब इंडिया से जीआई भी ज़्यादा है राजस्थान का जीआई, जनरल इंडेक्स की बात करें अपन, ये हो गया। 2025 की बात करें, 2025 में क्या है, राजस्थान के अंदर मतलब राजस्थान का देखें तो राजस्थान का रूरल एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा वो रहा है, मतलब ग्रोथ, फिर अर्बन, फिर कंबाइंड सेक्टर, ठीक है। और फिर इसका क्या बोलेंगे, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के अंदर रहा है रूरल, कंबाइंड और अर्बन, ठीक है। अच्छा, इनका डाटा के हिसाब से, वैसे डाटा के हिसाब से देखोगे तो ये देख लो, रूरल का कितना रहा है 191, और ये 190 है, ठीक है। कंबाइंड कितना रहता है 191, ये 0.35, ये 0.88, तो ये इतना ही है, मतलब ठीक है। वैसे इसको याद करने की नीड नहीं है डाटा वोटा, ये याद रखो 2025 के अंदर राजस्थान का
राजस्थान के अंदर मतलब कौन से सेक्टर का सबसे ज़्यादा ग्रोथ रहा, मतलब रूरल का, फिर अर्बन का, फिर कंबाइन का सबसे कम रहा, ठीक है। जो कंबाइंड है उसका सबसे कम रहा है। फिर इंडिया का देखोगे, इंडिया के अंदर मतलब रूरल का ज़्यादा है, फिर कंबाइंड कर देते हैं तो फिर कंबाइंड का, फिर अर्बन का, ठीक है। इन दोनों के अंदर फेरबदल है। अच्छा, फिजिकल मैनेजमेंट देखें। फिजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, एक तो रिसिप्ट्स होती है, एक अपन एक्सपेंडिचर देखते हैं, और एक डिफिशिएट होता है, डिफिशिएट देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर कैपिटल, और एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। अच्छा, एक्सपेंडिचर के अंदर भी क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब डिफिशिएट में क्या होता है, डिफिशिएट में कैपिटल डिफिशिएट और फिजिकल डिफिशिएट, ठीक है। अब इसमें देखो, कैपिटल रिसिप्ट्स पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स देखें अपन तो उसके लिए अपन को पब्लिक फाइनेंस देखना होता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर अपन टैक्स और नॉन टैक्स दो पार्ट्स में देखते हैं, समझ रहे हो। तो टोटल रिसिप्ट्स, जैसे अपन टोटल पूरी रिसिप्ट्स की बात करें, टोटल पूरी रिसिप्ट्स की बात करें तो अपने को कितनी रिसिप्ट्स मिली है, 2,27,774 रिसिप्ट्स हैं, जिसमें क्या रेवेन्यू रिसिप्ट्स इतनी रही है 2,27,250, और ये क्या बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स कितनी रही है 524। तो ऑब्वियसली रेवेन्यू रिसिप्ट्स ज़्यादा है कैपिटल रिसिप्ट्स से, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स है, आपको मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है, वो आगे इकोनॉमिक्स की क्लास में डाल दूंगा, तो उसके अंदर आप देख लेना एक बार, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन मतलब या तो ये रखना है कि भाई मतलब कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट्स ज़्यादा है या फिर कैपिटल रिसिप्ट्स है, या इनके बेसिक टर्मिनोलॉजी, इनके डाटा याद करना है इस चैप्टर के। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, दो चार क्वेश्चन तो आएंगे शायद इससे। डाटा ऑफ 2024-25 देखें अपन, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें तो 11.79% इंक्रीज होता है। अब अपन इसका देखें, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू 9.80% इंक्रीज हुआ, ठीक है। 2024-25 का डाटा देख रहे हैं अपन, ये 2024-25 का डाटा देख रहे हैं, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट का कितना परसेंट हुआ है, लगभग आप बोल सकते हो लगभग 12% इंक्रीज हुआ है भाई साहब। और स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू कितना परसेंट रहा है, लगभग आप बोल सकते हो भाई 10% रहा है भाई, ठीक है, समझ रहे हो। और स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर कितना कमाया भाई तुमने, ये भी पूछ सकता है। और मोटर व्हीकल पे कितना कमाया टैक्स लगा के, ठीक है। तो ये कितना 12.98%। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन ये सबसे हाईएस्ट, ये याद कर लेना, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन के ऊपर हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट हुआ है राजस्थान के लिए, ठीक है। और एक SGST लगाते हैं, स्टेट GST लगाते हैं, तो इसके ऊपर कितना परसेंट, 11.84%, ठीक है। और स्टेट की एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं उस पर 14%, ठीक है, 14.21%। तो ये देख लेना, ये याद है, ऐसे कर लेना भाई कि रेवेन्यू रिसिप्ट और जो क्या बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 11.79%, और ये SC ST वाला 11.84%। तो ये लगभग ऐसे याद करना, रेवेन्यू रिसिप्ट और SC ST, ये वो सॉरी SGST मतलब स्टेट GST वाला SGST, ठीक है। ये दोनों ही लगभग 12%, ठीक है। अब आगे देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के ऊपर 12.40%, इसको ऐसे याद रखना, 12.5% वही प्राप्त हुआ, ठीक है। एक्सपेंडिचर, अच्छा मोटर व्हीकल के ऊपर ये याद रखना भाई 13%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मतलब किसके ऊपर, सबसे ज़्यादा स्टाम्प पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टाम्प पे। फिर उसके बाद में किसके ऊपर मिला है अपने को, स्टेट एक्साइज ड्यूटी पे, ठीक है। अब अपन एक्सपेंडिचर वो देखें टोटल, सबसे ज़्यादा किस पे मिला है अपने को, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन पे, ऐसे लिख लो यहाँ पे, चलो देखते हैं। स्टैंप सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी,
फिर उसके बाद में अपने को मिला है ये क्या बोलते हैं, मोटर एंड व्हीकल वाला, वहाँ पे गया, ये रहा मोटर एंड व्हीकल। ठीक है, ये इसका वो हो जाएगा, बेसिकली ऐसे याद रखो। अब अपन देख रहे हैं एक्सपेंडिचर के अंदर देखो 3,00,194 CR इतना अपने को एक्सपेंडिचर हुआ है भाई। तो इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहा है, ठीक है। वहाँ पे भी क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट ज़्यादा थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है कैपिटल से, लोन्स सबसे कम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखे अपन, सोशल सर्विस के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया, ठीक है। रेवेन्यू है, अपन ने फिर उसको खर्च किया किसके ऊपर ज़्यादा किया है, 42.64% सर्विस सेक्टर पे, फिर जनरल सर्विस पे 32.33%, फिर फाइनेंशियल सर्विस पे 25.03%, ठीक है। तो सबसे मतलब ज़्यादा किस पे किया है, सोशल सर्विस के ऊपर। अब ये रियलिटी में खर्च किया है या फिर केवल डाटा में ही है, ऐसा लग रहा है। तो जो डेवलपमेंट देखते हो आप सोशल सर्विसेज के अंदर, वो जितना होना चाहिए वो उतना है नहीं। इन्होंने जितना मतलब बजट दिखा रखा है सर्विस सेक्टर के अंदर, ठीक है, सोशल सर्विस सेक्टर को इतना हमने प्रोवाइड किया, इतना दिख नहीं रहा रियलिटी में, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसका स्कीम वाइज एक्सपेंडिचर देखते हैं। स्कीम्स के ऊपर गवर्नमेंट मतलब नए नए हथकंडे भी तो अपनाती है ना, मतलब स्कीम्स लॉन्च करती रहती है नई नई, तो फिर क्या बोलते हैं, उनके ऊपर भी एक्सपेंडिचर कर रही है। अब हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर कितना कर रही है, 28.25%, ठीक है। फिर वाटर सप्लाई होती है और उस एनर्जी के ऊपर 19.68%, और सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर के अंदर 12.5%, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए 10.87%, रूरल डेवलपमेंट के 10.15%। अच्छा, अब इसको ऐसे याद रखो, देख सबसे ज़्यादा किसके ऊपर, हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रही है। अब गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रही है तो भाई स्कूलों की तो दीवारें टूट रही है, जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स है कितनी सारी तो बंद हो गई। अब उसके अंदर भी फिर भी इतना कितना दिखा रहे हैं इन्होंने, 28% हमने एजुकेशन को दिया है और हेल्थ को दिया है। अब हेल्थ और एजुकेशन, हॉस्पिटलों की हालत देख सकते हो, बेसिक एम्यूनिटीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं हॉस्पिटल के अंदर, लेबोरेटरीज की, वो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जो CHCs हैं ना, उनमें अच्छे तरीके से डॉक्टर अवेलेबल होते हैं कई बार। तो ये देख लो अभी, अब ये याद रखो, अब तो हेल्थ का और एजुकेशन का 28% है, वाटर सप्लाई का 19% है, लगभग 19, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी के लिए 12.5% याद रखो, 12%। बेसिकली ऐसे मोटा मोटा याद रखो। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11%, रूरल डेवलपमेंट के लिए 10%, ठीक है। तो इसमें देख लो रूरल डेवलपमेंट के लिए सबसे कम है लिस्ट, और हाईएस्ट किसके ऊपर खर्च कर रहा है भाई, हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर। एक्सपेंडिचर की बात करें 75.70%, ठीक है। ये क्या हुआ, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट इसका इसका 75.70%, मतलब लगभग 75% अपन ने खर्च किया है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट का एक्सपेंडिचर भी अपन ने खर्च किया है, जितना हुआ उसको 75% उठा दिया भाई। तो ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 14.41% इंक्रीज हुआ है भाई, ये 14.41% इंक्रीज हुआ है। अब अपन आगे देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज एंड वेजेज, ये कितना है, 35.45%, 35 रुपये दिया जी भाई, ओके। और ये कितना है, 8.24%। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर देखिए 70%, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब 70% दिया है अपने, मतलब डेवलपमेंट सेक्टर को 70% दिया है टोटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है। और ये एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज एंड वेजेज जो भत्ता दे रहे हैं उसके ऊपर 8.24% इंक्रीज हुआ है भाई साहब, ठीक है। और रेवेन्यू डिफिशिएट देखें, रेवेन्यू डिफिशिएट एक टर्म आती है अलग से, एक अलग रेवेन्यू डिफिशिएट 41,950 करोड़ CR, 950 करोड़ रुपए,
रेवेन्यू डिफिसिट का डाटा दिखाया गया है, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट कितना है, मतलब जीएसडीपी का कितना इक्विवेलेंट है, 2.4%। जीएसडीपी का 2.4% है ये। तो रेवेन्यू डिफिसिट है ना, ये इसका डाटा कितना दिखाया है, 41,950, ठीक है। इक्विवेलेंट 2.47% ऑफ जीएसडीपी। और बल्कि मतलब जो इकोनॉमिकल टर्म्स है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से, मतलब एक अच्छे डेवलप्ड कंट्री स्टेट को या कंट्री को इसका मतलब रेवेन्यू डिफिसिट कितनी होनी चाहिए, 0% चाहिए भाई साहब। FRBM एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग, FRBM एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग ये 0% होनी चाहिए। RD 0% होनी चाहिए, बल्कि है कितनी, 2.47%, मतलब लगभग 2.5%, याद रखो 2.5% है भाई। अब ये तो चिंता की बात है भाई, चिंताजनक बात है। ओके, फिजिकल डिफिसिट देख रहे हैं अपन 2024-25 के अंदर क्या कितना रहा है, 4.26% ऑफ GSDP। फिजिकल डिफिसिट देख रहे हैं ना, तो ये कितना है, 4.26% ऑफ GSDP। अब ये कितनी होनी चाहिए, 4.37% से कम होनी चाहिए। तो ये तो सही चल रहा है, मतलब इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये इसका डाटा तो सही है। लेकिन इसका ये FRBM एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग है, और ये मतलब RD FRBM एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग। लेकिन ये गड़बड़ा गया है ना भाई साहब, 2.5% आ रहा है, होना कितना चाहिए, 0%। FRBM एक्ट 2005 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए 4.37%। और कितना रहा है, 4.26%, मतलब छूने से थोड़ा थोड़ा बाड़ बाड़ बचा है भाई, ठीक है। फिजिकल लाइबिलिटीज़ देख रहे हैं, फिजिकल लाइबिलिटीज़ के अंदर डेब्ट और जीडीपी देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो फिजिकल लाइबिलिटीज़ के अंदर मार्च 2025 का डाटा देखें तो ये कितना है, 12.77% इंक्रीज हुआ। नाउ अभी कितना है, 35.70%, ठीक है। फिजिकल लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग फिजिकल लाइबिलिटीज़ अपन देख रहे हैं, ठीक है। एक तरह से डेब्ट ही होता है जीडीपी के ऊपर। फिजिकल लाइबिलिटीज़ क्या है, एक तरह से डेब्ट है, ऋण है जीडीपी के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कितना होना चाहिए, 34% होना चाहिए ऑफ जीडीपी। FRBM एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग, FRBM एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग 34% होना चाहिए। लेकिन कितना जा रहा है, 1.7% भाई साहब ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। और FRBM एक्ट 2005 इसके अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है, ये इम्प्लीमेंटेड मई 2005 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया FRBM एक्ट को। इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया 2011 और 2021 के अंदर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि रेवेन्यू डिफिसिट है ना, उसको एलिमिनेट करना है। FRBM एक्ट इसका सेक्शन 3, इसके सेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है ये, कि जो रेवेन्यू डिफिसिट है उसको एलिमिनेट करना है मेरे भाई, ठीक है। और जो फिजिकल डिफिसिट हो ना, उसको सस्टेनेबल लिमिट, उसकी सस्टेनेबल लिमिट डिसाइड करनी है, फिजिकल उसको सस्टेनेबल लिमिट के ऊपर ला के मतलब फिक्स करना है, ठीक है, फिजिकल डिफिसिट को। और इंक्रीज, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है ना, जहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है स्टेट के लिए और वो बिना टैक्स जनरेट हो रहा है, उसको इंक्रीज करना है। अब टैक्स लगा रहे हो तो वो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, आम आदमी के ऊपर। उसका पे कौन कर रहा है, आम आदमी कर रहा है। जेब ढीली किसकी हो रही है, आम आदमी की। तो भाई सब जनता से लूटा जा रहा है। अब ये एक्ट क्या बोल रहा है, FRBM एक्ट 2005, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू उसको बढ़ाना है, और प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, पुअर्टी इरेडिकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, पुअर्टी को कम करना चाहिए। अब पुअर्टी को कम करना चाहिए, लेकिन पुअर्टी हो नहीं रही है इनसे, गवर्नमेंट से। क्यों, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे ना सही से। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आता है अकाउंटेबिलिटी, सेक्शन 6 के अंदर आता है रेवेन्यू डिफिसिट 0% होनी चाहिए, ठीक है। और फिजिकल डिफिसिट 3% होनी चाहिए, समझ रहे हो, फिजिकल डिफिसिट कितनी होनी चाहिए, 3%। अच्छा, डेप्ट GSDP रेशियो कितना है, 38.2% है, 38.2% है। लेकिन ये मतलब कितना हो सकता है, 38.2% प्लस 0.5%। अच्छा, सेक्शन इतना हो सकता है, ठीक है।
और सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग देखें पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू कमेटी, ये जो बनाई गई थी, इसके अकॉर्डिंग अपन देखें इसकी बॉडी मतलब 5 मेंबर होते हैं इसके। सेक्शन 8 हो गया सेक्शन, इसके अंदर ये देखो 6A राजस्थान डेवलपमेंट एंड पुअर्टी एरेडिकेशन फंड, ये 6A के अंदर आता है, 6A के अंदर आता है। फाइनेंशियल सर्विसेज देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखेंगे तो अपन पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, कितना है 50, लगभग 50%। और प्राइवेट सेक्टर का कितना है 25%। ठीक है। स्कीम्स देखें अपन, स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गई। ठीक है। इसका लाभ किसको मिल रहा है, बेनिफिशरीज, स्टैंड अप इंडिया स्कीम बेनिफिशरीज कौन से है इसका, SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है। ठीक है। इनको लोन अमाउंट दिया जाता है इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम के थ्रू। ठीक है। इनको लोन अमाउंट दिया जाता है 10 लाख रुपीज़ से 1 करोड़ के बीच में। ठीक है। टाइम पीरियड इनको 7 साल दे दिया जाता है कि 7 साल के अंदर आप वापस दे सकते हो। ठीक है। और मतलब नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर होना चाहिए। ठीक है। और इसको मतलब कौन प्रमोट कर रहा है, सिडबी बैंक, सिडबी बैंक। ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ना उसको। एक है अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना। ठीक है। तो ये किसके लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए मतलब ये स्कीम चलाई जा रही है। ठीक है। अगर 60 साल का है तो 1000 से 5000 रुपये पेंशन मिलेगी इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, DBT स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाली, भारत पोर्टल हो गया। इसके लिए DBT स्कीम के लिए कौन कौन ये पोर्टल कौन सा बनाया गया, भारत पे पोर्टल बनाया गया, एक उमंग मोबाइल ऐप बनाया गया। ठीक है। आप चेक कर सकते हो कि आपके अकाउंट में कितना क्या पैसा है, उमंग ऐप में जाओ या भारत पोर्टल पे देखो। ठीक है। PM जनधन योजना हो गई एक, तो इसका मतलब PM जनधन योजना गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने खुलवा दिए थे खाते कितने सारे, तो इसके क्या बोलते हैं 3.8 करोड़ अकाउंट्स ओपन कर दिए गए अभी तक राजस्थान गवर्नमेंट ने। ठीक है। PM जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अंदर कितने लोगों ने इनरोल किया है, 132.82 करोड़ लोगों ने। समझ रहे हो। और PM सुरक्षा बीमा योजना, PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PM मुद्रा योजना, ये सब योजनाएं। ये मुद्रा वाला देख लेना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, ये सारा हो गया। अभी फिर से एक बार मैं आपको मोटा मोटा रिवाइज करवा देता हूँ। एक बार ग्लिम्स अपन देख लेते हैं एक बार इसको। ये देखो GSTP मतलब कांस्टेंट प्राइस के ऊपर कितना है 8.66% और करंट प्राइस के ऊपर 10.24%। ठीक है। या 8%, ये 10%। इंडिया से कंपेयर करें तो इसका कांस्टेंट पर कितना आ रहा है 7% और इसका 8%। ठीक है। NSTP की बात करें, NSTP के अंदर कितना आ रहा है, ये आ रहा है लगभग 9%। ठीक है। और NSTP में करंट पे कितना आ रहा है, ये 10%। ठीक है। 1% का डिफरेंस, ऐसे देखो मतलब इसको 11% ही मानो तो ये कितना 2% का डिफरेंस। ऐसे मोटा मोटा याद रखो। NSTP की वैल्यू ज़्यादा है GSBA से। ठीक है। और ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड 2025-26 का अपन देखें तो ये कितना है डाटा, GSBA का कांस्टेंट प्राइस पे 7% और करंट प्राइस पे 9%। कितना डिफरेंस है भाई, 2% का डिफरेंस। ठीक है। 2024-25 के सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो इस वाले सर्वे में ये दोनों ही कांस्टेंट और करंट पे GSBA की वैल्यू इंक्रीज हुई है। कितने % इंक्रीज हुई है, बताओ कितनी % इंक्रीज हुई है। ये 7.03% हुई है, ये 7% है और ये 9% है। ठीक है। सेक्टर वाइज अपन देखें तो AIS आ गया। ठीक है। सबसे ज़्यादा किसके अंदर है भाई साहब, किसके हाईएस्ट सर्विस सेक्टर के में ग्रोथ हुई है। ठीक है। सबसे कम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ये लिस्ट। करंट में देखें, करंट में भी वही सर्विस सेक्टर के ऊपर में सबसे ज़्यादा। ठीक है। और सबसे कम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। पर कैपिटा देखें, पर कैपिटा अपन राजस्थान का देखें तो राजस्थान का सब ज़्यादा देखना है कि ये 7.76%। ठीक है। और ये 6.3%, 1% का ये देखो 1%, 2% यहाँ पे। इंडिया का देखो 9.32%,
सॉरी, राजस्थान का 9.32% और इंडिया का 6.9%, मतलब लगभग 7% के बराबर, 2% के। ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ये इनका मतलब ऑब्जेक्टिव जो, मतलब ये टारगेट्स हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेवलप करना, अवेलेबल करवाना, ये सब है। GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये कितना रहा है? 30% रहा है भाई साहब, GSDP का। ठीक है, ये याद रखना। और ये 23-24 के सर्वे से, मतलब बजट से, ये 24-25 का है, ये कितना ग्रोथ रेट हुआ है? 11% याद रखना है इसका, 11%। ठीक है। GFCF, प्राइवेट सेक्टर का मतलब भागीदारी कितनी है? 3/4। ये पब्लिक सेक्टर की 1/4 है, इसकी 3/4 है। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा है। इसके बाद में और देख लो WPI के अंदर अपन देख रहे थे कि फ्यूल के अंदर सबसे कम हुआ है, फ्यूल के अंदर सबसे कम 0.07%। और हाईएस्ट किस में था? प्राइमरी आर्टिकल्स ग्रोथ हुआ। फूड इन्फ्लेशन कितना परसेंट है? 1.2%, मतलब 1.3% से इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंक्रीज हुआ। फूड इन्फ्लेशन होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, क्या कर सकते हैं। अब CPI देखो, गुड्स एंड प्लस सर्विसेज, तो CPI के अंदर भी आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? मेन इंपॉर्टेंट ये है भाई साहब, ये। ठीक है। जयपुर कितना है? जयपुर का लगभग आप 2% याद रखो, मोटा मोटा। ठीक है। ये 2.5% रखो, मोटा मोटा। ठीक है। और ये 2% अलवर। लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें है? भीलवाड़ा। फिर उसके बाद में ये क्या बोलते हैं? भीलवाड़ा। फिर कौन सा है? अलवर। फिर जयपुर। बाज, बाज से याद रखो। ठीक है। किसका देख रहे हैं अपन? CPI, इंडस्ट्रियल का। एग्रीगेट कितना है? 3.25%। ठीक है, 2.75%। ये हो गया भाई साहब। अब राजस्थान का देख रहे हो, इसके अंदर राजस्थान का और इंडिया का ये देखो, रूरल में, अर्बन में, कंबाइंड में। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में ग्रोथ हुई है, फिर अर्बन में, फिर कंबाइंड में। ठीक है। और इंडिया के अंदर इन दोनों को मतलब चेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, तो रूरल, कंबाइंड और अर्बन, ये सब आएगा। ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी रही है भाई साहब अपनी? लगभग 12% रही है। ठीक है। स्टेट ओन GST कितनी रही है? लगभग 10%। स्टैम्प ड्यूटी हाईएस्ट रही है, कितनी याद रखोगे? याद रख लेना, मतलब इसको लगभग मतलब 15%। ठीक है, 15% रही है। मोटर व्हीकल की मतलब 13% लगभग। ठीक है। SGST स्टेट वाली लगभग 13%। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस पे मिला है अपने को रेवेन्यू रिसिप्ट? स्टैम्प पे, फिर स्टेट पे, फिर मोटर व्हीकल पे। ओके। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो, सोशल सर्विसेज के अंदर सबसे ज़्यादा है, फिर जनरल सर्विसेज, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। अब ये स्कीम्स के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ पे हुआ है? हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर, सबसे ज़्यादा हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है। और सबसे कम रूरल डेवलपमेंट में लिस्ट। ठीक है। लोवेस्ट एक्सपेंडिचर, सॉरी, रूरल डेवलपमेंट पे इतना हुआ है, सबसे कम IT सेक्टर। ठीक है। IT सेक्टर, स्टैटिक्स और साइंटिफिक सर्विस 0.98%, लगभग 1%। ठीक है। रूरल डेवलपमेंट पे लिस्ट नहीं है भाई, लिस्ट नहीं है, ये लोवेस्ट है। इसके ऊपर IT सेक्टर। ठीक है, IT सेक्टर। ठीक है, इसके ऊपर सबसे कम खर्च किया। ओके। फिजिकल लाइबिलिटीज़ की देखो, मार्च 2025 का 12.77% इंक्रीज हुआ। ठीक है। और क्या बोलते हैं, 35.70%। कितना होना चाहिए? 34% होना चाहिए GDP का, लेकिन ये कितना आ रहा है? 35.70% आ रहा है। मार्च 2025 में कितना से अभी तक इंक्रीज कितना हुआ? मतलब लगभग 13%, 12.77%। ठीक है। FRBM एक्ट के अकॉर्डिंग, FRBM एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग, ये देख लो, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्शन 3 रेवेन्यू डिफिसिट को क्या करना है? एलिमिनेट करना है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। फिजिकल डिफिसिट को मतलब सस्टेनेबल लिमिट पे
रोकना है, ठीक है। इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सेक्शन 4 है, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा उसकी, ये देखना, ये बताया गया है इसके अंदर। सेक्शन 6 देख लो, आरडी, फिक्स डिपॉजिट 3 से मतलब कितना परसेंट होना चाहिए, 3% होना चाहिए, ये सब इसके अंदर लिमिट डिसाइड की गई है, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर देखोगे बैंकिंग सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर सबसे ज़्यादा, फिर प्राइवेट सेक्टर, फिर एक स्कीम्स में देखो स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गई, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर याद रखो कि मतलब बेनिफिशरीज कौन है, SC ST एंड वुमन होती है। लोन दिया जाता है 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, और टाइम पीरियड रिटर्न का कितना देते हैं अपने को, 7 साल देते हैं। और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अप्लाई है, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अप्लाई है। और मैंने याद रखना है कि भाई साहब इसको कौन सा बैंक प्रमोट कर रहा है, SIDBI बैंक, ओके, ठीक है। एक अटल पेंशन योजना है, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, 60 साल से का हो गया तो भाई साहब 1000 से 5000 रुपये पेंशन मिलेगी उसको, ठीक है। और एक DBT स्कीम के लिए कौन सा है, भारत पोर्टल है और उमंग ऐप है, ठीक है। और PM जनधन योजना के अंदर 3.8 करोड़ अकाउंट ओपन कर दिए गए हैं अभी तक, ओके भाई, ठीक, थैंक यू। आने वाली वीडियोज़ के लिए बस सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तो नया सेशन अपन लेके आएंगे बहुत जल्दी, ठीक है।